हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 3 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंडरसन ब्रिज इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या मेजर करने के लिए हम एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल फाइंड करने के लिए हम एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, टोर्सन कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2 एंड रेडियस R और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बाय 1 टर्न। 1 टर्न का मतलब क्या होगा कि n की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा हो जाएगा 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन। एक पूरा वो टर्न लेगा तो 2 पाई रेडियन एंगल होगा। अब जो टोर्सन कपल होता है, मतलब टोर्सन कांस्टेंट वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई ईटा r⁴ अपॉन में ट्वाइस इनटू में लेंथ l। हमें क्या फाइंड करना है? टोर्सन कपल, और मैंने ये बताया क्या है? टोर्सन कांस्टेंट। तो जो टोर्सन कपल होगा वो हो जाएगा c इंटू में थीटा। c क्या है? कांस्टेंट पाई ईटा r⁴ अपॉन में 2। लेंथ की जगह हम कितनी लेंगे? l/2 इंटू में यहाँ पर थीटा हम पुट करेंगे जो कि 2 पाई रेडियन है, तो 2 पाई यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो टोर्सन कपल होगा वो आ जाएगा 2 पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर ईटा r⁴ अपॉन में l। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, इन द फॉलोइंग सर्किट ए और बी के बीच का पोटेंशियल आपको 100 वोल्ट गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज नियरेस्ट टू कैपेसिटर पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है उसके पास ये वाला कैपेसिटर है, तो इसमें चार्ज हमें फाइंड करना होगा कि कितना आएगा। तो आप ये देखो कि सभी जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर हैं सबकी वैल्यू सेम है। तो सिंप्लिसिटी के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन टफ ना हो, इसके लिए मैं क्या मान लूँगा कि लेट सभी का कैपेसिटेंस सेम है, तो सबको हम सी मान लेंगे। पहले हम सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद देख लेंगे सी की वैल्यू पुट कर लेंगे 3 और देखेंगे कि कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो मैंने क्या करा? सबको सी मान लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है C1 और C2, तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है सीरीज के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2। और अगर दो पैरेलल में लगे हुए हों इस तरह से C1 C2 पैरेलल के लिए, तो तब आप डायरेक्टली ऐड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए C1 + C2। फिलहाल इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि ये पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B और एक कैपेसिटर C, फिर यहाँ पर भी C है। इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए। C, इसको इससे कनेक्ट कर दो, ये C आ गया, फिर आगे C, तो ये हमारा एक सर्किट है। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखो ये तीनों, इन तीनों में चार्ज सेम रहेगा, मतलब C और C ये तीनों किस में आएंगे? सीरीज में। तो इन तीनों का सीरीज कितना आएगा? तो सीरीज के लिए मैं इसको C1 मान लूँ, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है मैं उसको C1 माना। तो क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/C इक्विवेलेंट वाला 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पर कितने टोटल है? 1/C + 1/C + 1/C। 3 कैपेसिटर है, तो नीचे तो C आएगा, यहाँ पर 1 + 1 + 1 3, यानी कि C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C/3। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? C/3। तो अभी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। मैंने इन तीनों को हटा करके सिर्फ यहाँ पर C/3 लिख लिया है। अब ये C/3 और ये वाला जो कैपेसिटेंस है ये दोनों किस में? पैरेलल में। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसा आएगा? मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट को C2 माना है, तो इसको मैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे C1 + C2, यानी कि एक है C/3 और एक है C। तो ये दोनों कितना आ जाएगा ऐड होकर के? 3C + C, यानी कि 4C/3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4C/3। तो इन दोनों को हटा करके मैंने यहाँ पे 4C/3 लिखा, बाकी ये सब एज इट इज है। तो अब ये C और ये 4C/3 ये दोनों, ये तीनों मिला करके किस में होंगे? सीरीज में। ठीक है, तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे। तो मैं इन तीनों को इक्विवेलेंट को मैंने C3 मान लिया है और वो इक्वल होगा 1/C + 1/C + 1/4C/3 के। तो 1/C + 1/C ये तो आ जाएगा 2/C + 3/4C = 1/C3, या फिर 1/C3 = आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 4C
अब सी के यहाँ पर ये आएगा 2 इंटू में 4 और प्लस में 3 ओनली, तो 8 प्लस 3 यानी कि 11 अपॉन में 4c आ जाएगा, या C3 की वैल्यू हो जाएगी 4c अपॉन में 11। तो हमने इन तीनों को रिड्यूस करके सिर्फ कितना लिख लिया, 4c अपॉन में 11। अब यहाँ पर ये c है, तो ये c और ये 4c अपॉन 11 ये दोनों किस में है, पैरेलल में, मतलब c और 4c अपॉन 11 ये दोनों पैरेलल में है। तो इसके इक्विवेलेंट को मैं मान लूँ C4, तो इसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे c प्लस में 4c अपॉन में 11, तो ये हो जाएगा 11 और 11 प्लस 4c अपॉन में 11, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 15 अपॉन में 11 इंटू में c। अब देखो c और 15c अपॉन 11 ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो अब हम फाइनल c इक्विवेलेंट निकालेंगे जो कि होगा 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन में 15c अपॉन में 11 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय में c प्लस में 11 अपॉन में 15c। तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पर 15 आएगा, एलसीएम 15c, तो यहाँ पर 2 इंटू 15 और प्लस 11 यानी कि c इक्विवेलेंट आ जाएगा 30 प्लस 11 अपॉन में 15c, तो ये होगा 41 अपॉन में 15c, या फिर c इक्विवेलेंट आएगा 15c अपॉन में 41। अब आप c की वैल्यू रख दो, तो 15 इंटू में c की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में 41, तो c इक्विवेलेंट आएगा 15 45 45 अपॉन में 41 माइक्रो फेराड। तो इतना आएगा c इक्विवेलेंट की वैल्यू 45 अपॉन में 41। एक्चुअली मैंने ये c इसलिए मान लिया क्योंकि अगर आप बार बार 5 या 3 रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो इसलिए ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, c रख करके करना। c की वैल्यू पुट करिए 45 अपॉन में 41, c इक्विवेलेंट आ गया है। तो अब हमें निकालना चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू कितना होगा, q इक्वल टू होगा c इंटू में b, c इक्विवेलेंट इंटू में b, मतलब ये एक ए और बी के बीच में पोटेंशियल तो आपको गिवन है, तो इसको हम एक बैटरी कंसिडर कर लेंगे, लेट ए और ये पॉइंट बी। यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस कितना लगा हुआ है, 45 अपॉन में 41 माइक्रोफेराड, और ये इससे कनेक्ट कर दो। तो आप जो यहाँ पर कैपेसिटेंस चार्ज निकलेगा वो होगा Q इक्वल टू C, यानी कि 45 अपॉन में 41 इंटू में पोटेंशियल कितना 100, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइक्रो कॉलम में। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा 109.75। अब मैं इसी को आंसर क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब बैटरी से चार्ज निकलेगा तो यहीं से, तो जो चार्ज निकलेगा 109.75 वो इस वाले C से तो जाएगा ही जाएगा। तो हमें तो यही फाइंड करना था कि जो नियरेस्ट कैपेसिटर है पॉइंट ए के, उसमें चार्ज कितना हो, तो उसमें आएगा 109.75 माइक्रो कॉलम। अब आप ये देखो 300, 200, 150 और 100, इनमें से तो कोई भी एक आंसर नहीं है सही देखा जाए तो आयोग ने इस पर बाद में जो रिवाइज आंसर की आई थी उस पर F लिख दिया था। और अगर मान लीजिए उनका मतलब जो पहले आंसर की आई थी उसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन ए, बट सही आंसर होगा इसका 109.75 माइक्रो कॉलम। वैसे अगर कोई अप्रोच भी लगाए कि सबसे क्लोजेस्ट आंसर देखा जाए तो वो 100 ही रहेगा, ऑप्शन ए, क्योंकि माइक्रो 10⁻⁶ अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है, तो शायद ये उन्होंने तर्क दिया होगा सही ऑप्शन ए देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, द लाइट फ्रॉम द सन हैज द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द वेवलेंथ 4700 नैनोमीटर, एज्यूमिंग दैट द सरफेस ऑफ द सन एमिट्स अ ब्लैक बॉडी, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। यानी कि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इंटेंसिटी होगी, मतलब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल रही है जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, उसको हम लैम्डा एम बोलेंगे, इनटू में टेम्परेचर T इक्वल टू होता है कांस्टेंट B के। यहाँ पर वीन कांस्टेंट आपको गिवन ही है, तो टेम्परेचर निकालना है और B अपॉन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। B कितना है 0.288। ये सेंटीमीटर में, इसको मैं मीटर में चेंज करो 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। वेवलेंथ है 470 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, सेम यूनिट में होना चाहिए ना आंसर, तो ये -9। फिर इसको बस हमें सोल्व करना है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 6128 डिग्री केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो ऑफ मास ऑफ पायन
जो पायन का मास होगा उसका आपको रेशो निकालना है इलेक्ट्रॉन के मास के साथ। देखो जो पायन का मास होता है वो होता है 2.4883 इंटू 10 की पावर माइनस 28 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे रफली आंसर आएगा 264 या 265 के आसपास। तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वो रहेगा 270। मतलब आप इसको डायरेक्टली भी याद रखें, जो मास जो रेशो होगा मास ऑफ पायन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो रहेगा 270, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ शार्प पीक सुपर इम्पोज ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम द सबस्टेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन फ्रॉम द लोअर एटॉमिक नंबर। देखो अगर मैं आपको मोजले लॉ के बारे में बताऊं तो मोजले लॉ कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी की पावर, फ्रीक्वेंसी का जो रूट होगा, मैं इसको न्यू से डिनोट कर रहा हूँ, वो होता है के जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रूट जेड पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जेड अगर ज़्यादा होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी ज़्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ इन्वर्सली डिपेंड करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कांस्टेंट होता है स्पीड के। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ था, द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, नहीं शॉर्टर वेवलेंथ होगी वो। तो इसलिए यही स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। और जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यही अपना आंसर करेक्ट होगा। सी है, एक्सरे फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर नॉन पेनिट्रेटिंग। तो ये सही स्टेटमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आर जनरेटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ हायर इनर सेल जंप्स टू लोअर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तब आती है जब इलेक्ट्रॉन हायर इनर सेल से लोअर सेल में जंप करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन फोकल लेंथ ऑफ f1 एंड f2 इज अचीव्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन कितना होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 f1 प्लस f12, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 28th क्वेश्चन, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ frequency 260 Hz is vibrated with sonometer wire and 5 beats are heard. If the tension in the wire is slightly increased, tension increase कर रहे हैं, the beat frequency increases। आपको बताने की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सोनोमीटर की। तो देखो इसमें क्या होता है, बीट का फॉर्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ। बीट फ्रीक्वेंसी वो होता है मोड V2 माइनस V1। अब यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। एक फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता तो मैं उसको F2, ये न्यू भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। F2 माइनस F1 भी एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हम लेते हैं। तो F2 नहीं पता, एक को हम मान लेते हैं 260, ठीक है। तो या तो ये होगा 5 प्लस में 260 F2 इक्वल, जो कि F2 आएगा 265, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे F5 इक्वल टू 260 माइनस F2। तो उस टाइम पर F2 आ जाएगा 255। आप देखोगे दोनों ही आंसर ऑप्शन में मिलेंगे, मतलब दोनों ही चीज़ें ये ऑप्शन में है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और यही बराबर होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में वेवलेंथ के। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेंशन को इंक्रीज किया जा रहा है। तो जब टेंशन आप इंक्रीज करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। तो हम यहाँ पर 255 और 265 में से वो फ्रीक्वेंसी लेंगे जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 265। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 265 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 29, अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस, यानी कि एल की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 हेनरी, और इसमें रेजिस्टेंस भी गिवन है 15 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन। कंप्यूट द करंट आपको फाइंड करना है। तो पहले एक सर्किट बना लेते हैं, एक इंडक्टर लगाएंगे, तो उसके साथ पैरेलल में सीरीज में एक रेजिस्टेंस 15 ओम, और ये एल है 0.15। इसको कनेक्ट कर दो अल्टरनेटिंग सोर्स से, जो कि 220 वोल्ट की है। 220 हमें VRMS गिवन होता है, कुछ नहीं बोला गया है तो समझ लो VRMS है। और हमें करंट फाइंड करना है, यानी कि I फाइंड करना है कि कितना होगा। जो I निकलेगा वो भी RMS वाला ही निकलेगा। अब V इक्वल टू IR आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, लेकिन हम R की जगह पर यहाँ पर लेंगे इम्पीडेंस, यानी कि Z, V इक्वल टू I इंटू में Z। तो
करंट निकालना है, तो जो ईएमएफ होगा वी को हम ईएमएफ लिखेंगे यहाँ पर, जो भी है पोटेंशियल एक्चुअली जो बैटरी दे रही है, अपॉन में जेड। तो ये 220 है, अपॉन में जेड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो जेड इक्वल टू कितना होता है, रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब एक्सी तो यहाँ पर नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब इम्पीडेंस, अब एक्सएल कितना होता है, एक्सएल होता है 2 पाई एफ इंटू में एल। तो पहले हम यहाँ पर एक्सएल निकाल लेते हैं, 2 इंटू में 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, और एल की वैल्यू 0.15। तो एक्सएल की वैल्यू आएगी 47.1 ओम। तो हमें करना होगा 47.1 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पर इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी 49.43 ओम। तो इम्पीडेंस इक्वल टू आएगा 220, उसको जेड से डिवाइड कर देंगे 49.43 से, सो विल गेट 4.45 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थोड़ा सिंपल बनाने के लिए आप जस्ट इसको 47 भी लिख सकते हैं, उससे थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम साइड 10 सेंटीमीटर इसकी गिवन है, और इस पर जो शेयरिंग फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन की है। द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू बॉटम। आपको बताना है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि ईटा कितना होगा। तो देखो ईटा यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जैसे मान लीजिए एक कोई क्यूब है, उसको हम इस तरह से फोर्स लगा करके, शेयरिंग फोर्स लगा करके डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया उसका सरफेस यानी कि डेल्टा एक्स, ये उसकी साइड है। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स इंटू में साइड अपॉन में एरिया इंटू में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब कितना डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ईटा इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में साइड। तो साइड को एल अपॉन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स। फोर्स कितनी गिवन है 10 की पावर 2, एरिया तो साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करो ताकि मीटर में आ जाए, और उसका स्क्वायर, क्योंकि जब आप एरिया लेंगे तो बेस एरिया लेंगे, तो ए इंटू ए, क्यूब का जो बेस एरिया कितना हो जाए स्क्वायर की तरह होगा वो, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको आप 10 की पावर -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो एरिया की वैल्यू 10 की पावर -2। लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और डेल्टा एक्स है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 2, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, ठीक है। तो और 10 की पावर 1 इंटू, अब ये 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर कितनी 2 हो जाएगी, और तो 10 की पावर 2। अब 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका।